हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक जैन। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टार्ट करें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो इसके दो तीन मतलब निकलते हैं। एक मतलब होता है इसका मीडियम की लाइट को मोड़ने की क्षमता, लाइट को मोड़ने की क्षमता। बच्चों, दूसरा मतलब इसका निकल के आता है मीडियम की लाइट की स्पीड कम करने की क्षमता। है ना। अभी दो मतलब देखेंगे, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका मतलब समझते जाएंगे हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। एन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है माध्यम की लाइट को मोड़ने की क्षमता। आपको मैंने जब मैंने आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है। जैसे जब लाइट हवा से पानी में गई, ये हवा थी, जब लाइट हवा से पानी में गई, जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ती जरूर है। स्नेल ने कहा था जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, तो लाइट क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं पानी ने लाइट को मोड़ दिया। जब लाइट हवा से पानी में जा रही थी तो मैं ऐसा कह सकता हूं पानी ने लाइट को थोड़ा सा मोड़ दिया, पानी ने लाइट को नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा मोड़ दिया। तो लाइट को मोड़ने की क्षमता ही कहलाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अगर मैं बात करूं, हर माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, लाइट को मोड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं हवा की या फिर वैक्यूम की, क्या वैक्यूम की स्पेलिंग मैंने ठीक लिखी है? VACWM। ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है ना। कई लोग ऐसे लिखते हैं इसको VACCUM। एक्सप्लेनेशन देते हैं कि सर वैक्यूम सी पे ज्यादा जोर आ रहा है तो डबल सी आना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वैक्यूम की स्पेलिंग होती है VACWM। तो जो हवा या निर्वात का, जो हवा या वैक्यूम होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 माना जाता है। ठीक है। अगर बात करें बच्चों पानी की, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाता है 4/3। यानी 4/3 का मतलब है, इसको सॉल्व करेंगे 1.33333। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाता है बच्चों 3/2 यानी 1.5। अगर डायमंड की बात करें, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। है ना। सबकी लाइट को मोड़ने की क्षमता अलग अलग है। वाटर की 1.33, ग्लास की 1.5, डायमंड की 2.42। तो लाइट को सबसे ज्यादा कौन मोड़ेगा? मेरा ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, हवा, पानी, ग्लास की, डायमंड। लाइट को सबसे ज्यादा कौन मोड़ेगा? जब लाइट हवा से पानी में जाएगी, जब लाइट ज्यादा मुड़ेगी, या जब लाइट हवा से ग्लास में जाएगी जब लाइट ज्यादा मुड़ेगी, या जब लाइट हवा से डायमंड में जाएगी जब ज्यादा मुड़ेगी।
इन तीनों केसेस में से लाइट सबसे ज्यादा किस में मुड़ेगी? आप जानते हो बच्चों, लाइट को मोड़ने की क्षमता सबसे ज्यादा है डायमंड की। कितनी है? 2.42 है। डायमंड सबसे ज्यादा मोड़ेगा। अगर यहां पर डायमंड होता, पानी की जगह क्या होता है यहां पर? हीरा होता। हीरा, सूर्यवंशम वाला हीरा नहीं, डायमंड जो टाटा का था ना, हीरा है सदा के लिए वाला हीरा। तो हीरा होता तो लाइट क्या होती बच्चों? ज्यादा मुड़ती। हीरा क्या करता? पानी के मुकाबले लाइट को ज्यादा मोड़ता, क्योंकि हीरे की लाइट को मोड़ने की क्षमता ज्यादा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? मीडियम की लाइट को मोड़ने की क्षमता। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो लाइट को उतना ही ज्यादा मोड़ेगा। इतनी बात हमें समझ में आ रही है? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो लाइट को उतना ही ज्यादा मोड़ेगा। हीरा सबसे ज्यादा लाइट को मोड़ता है। तो लाइट के मुड़ने से हुआ क्या? लाइट के मुड़ने से हुआ क्या? अभी दूसरी डेफिनेशन पाएंगे धीरे धीरे। क्या फर्क पड़ा? देखो बच्चों, आप जानते हो जो लाइट की स्पीड होती है हर माध्यम में अलग अलग होती है। हवा में कुछ और होगी, पानी में कुछ और होगी, ग्लास में कुछ और होगी, हीरे में कुछ और होगी। जैसा अगर मैं बात करूं हवा में या फिर वैक्यूम में, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि बात करें बच्चों पानी में, पानी में लाइट की स्पीड हवा के मुकाबले थोड़ी कम हो जाएगी। कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि ग्लास में लाइट की स्पीड थोड़ी और कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि हीरे में लाइट की स्पीड थोड़ी और कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1.23 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप देख रहे हो लाइट की स्पीड हर माध्यम में अलग अलग है। हवा में कुछ है, पानी में कुछ है, ग्लास में कुछ है, या डायमंड में कुछ है। तो अभी हमने पढ़ा कि जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो लाइट मुड़ जाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं मैं, ये डेटा नोट कर लेना, अभी काम आएगा आपके। एग्जांपल लूं जैसे मैं, जैसे बच्चों ये ग्लास स्लैब है, ये शीशे की बनी होती है। जैसे ईंट सी होती है ना, ऐसी ग्लास स्लैब है। ये रेक्टेंगुलर शेप कैसी है इसकी? रेक्टेंगुलर है। तो हुआ क्या? ऊपर है एयर, बीच में है ग्लास, नीचे भी क्या है? एयर यानी हवा। हवा और ग्लास के बीच में मैंने एक नॉर्मल खींचा, परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल है। लाइट हवा से जाएगी ग्लास के अंदर। हमने कल पढ़ा था जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अगर यहां पर ग्लास ना होता बच्चों, अगर यहां पर ग्लास ना होता, पूरे में हवा ही हवा होती, तो लाइट जैसे चल रही थी वैसे चलती रहती है ना। कुछ लाइट जैसे चल रही थी वैसे चलती रहती, टिचुक 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 टिचुक, कुछ जैसे चल रही थी वैसे चलती रहती लाइट। लेकिन ग्लास क्या करेगा? लाइट को थोड़ा सा मोड़ देगा। ग्लास क्या करेगा? लाइट को थोड़ा सा मोड़ देगा। अब लाइट के मुड़ने के दो तरीके होते हैं, या तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए या फिर लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाए। ऊपर वाला मीडियम क्या था? रेयरर। नीचे वाला मीडियम क्या है? डेंसर। स्नेल ने क्या कहा था? स्नेल ने
लाइट कैसे मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी कि नॉर्मल से दूर भागेगी। स्नेल ने कहा था जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ग्लास क्या करेगा, इसको नॉर्मल की तरफ मोड़ देगा कुछ इस तरह से। लाइट मुड़ गई, लाइट क्या हो गई, मुड़ गई। तो ग्लास के अंदर क्या हो गई, लाइट मुड़ गई। ग्लास के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, लाइट को मोड़ने की क्षमता थी, तो लाइट को उसने क्या करा, मोड़ दिया। तो लाइट के मुड़ने से हमें क्या नुकसान हुआ या हमें क्या फायदा हुआ, या लाइट को क्या नुकसान हुआ या लाइट को क्या फायदा हुआ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, अगर यहां पर पूरे में हवा ही हवा होती तो लाइट कम से कम इतनी दूरी चलती ग्लास स्लैब के अंदर। अगर यहां पर गिलास ना होता, शीशा ना होता, तो लाइट जैसे चल रही थी वैसे चलती रहती, कम से कम ये वाली दूरी चलती लाइट, हाँ या ना। लाइट बच्चों ये वाली दूरी चलती कुछ, है ना। लेकिन गिलास ने क्या करा, लाइट को थोड़ा सा मोड़ दिया, तो ग्लास के अंदर लाइट इतनी दूरी चल रही है। ग्लास के अंदर लाइट इतनी दूरी चल रही है, L2 दूरी चल रही है। तो देखो बच्चों ये बताओ L1 बड़ा है कि L2 बड़ा है, या ऐसा बताओ L2 छोटा है कि L1 छोटा है। कौन छोटा है दोनों में से, कौन सी लेंथ छोटी है, L1 छोटी है कि L2 छोटी है। आप देखोगे L2 छोटा है, L1 बड़ा है, फुट्टे से भी नापोगे तो ये लंबाई बड़ी है, ये लंबाई छोटी है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं हवा के मुकाबले गिलास के अंदर लाइट थोड़ा सा कम चली। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, हवा के मुकाबले गिलास के अंदर लाइट थोड़ा सा कम चली, चली कि नहीं चली। चलो अभी इस पे आएंगे वापस पॉइंट पे। अच्छा ये बताओ बच्चों, हवा में लाइट की स्पीड कितनी लिखवाई थी अभी मैंने आपको। जो हवा में लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो गिलास होता है, गिलास, इसके अंदर लाइट की स्पीड कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बच्चों गिलास ने, मैं ऐसा कह सकता हूं लाइट की स्पीड कम कर दी। पहले लाइट की स्पीड इतनी थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन शीशे ने क्या करा, लाइट की स्पीड, ग्लास ने क्या करा, लाइट की स्पीड कम कर दी। कितनी कर दी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। करी कि नहीं करी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं जब भी लाइट एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी स्पीड बदल जाती है, कम नहीं बदल जाती है, उसकी स्पीड बदल जाती है। जैसे पहले हवा में इतनी स्पीड थी, अब गिलास में इतनी स्पीड हो गई। तो पहला पॉइंट आप लिखो, क्या लिखना है आपको, जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। When light travels from one medium to another, when light travels from one medium to another, फर्स्ट पॉइंट लिखो, its speed changes, its speed changes। लिखो मेरे साथ पॉइंट, when light travels from one medium to another, its speed changes। हवा के अंदर ये स्पीड थी, गिलास के अंदर ये स्पीड है, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं इस माध्यम में घुसते ही लाइट की स्पीड बदल गई। दूसरा पॉइंट लिखो, उसको मैं पॉइंट को समझाऊंगा। बी पार्ट लिखो, इट्स वेवलेंथ चेंजेस। क्या लिखना है आपको, इट्स वेवलेंथ चेंजेस। सी पार्ट लिखो, बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, बट its frequency remains same, but its frequency remains same। ठीक है, but its frequency remains same। क्या मतलब हुआ इसका, आपको पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, जब लाइट एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। जैसे ग्लास था, जब गिलास हवा से गिलास में जा रही थी, स्पीड बदल गई लाइट की। दूसरा,
मैंने आपको क्या लिखवाया, उसकी वेवलेंथ भी बदल जाती है। क्या मतलब हुआ, वेवलेंथ कैसे बदलती है, इसको थोड़ा समझते हैं। आप देख रहे थे बच्चों, जो गिलास था उसके अंदर लाइट थोड़ी कम दूरी चल रही थी, L2 दूरी चल रही थी ना, गिलास के अंदर लाइट कम दूरी चल रही थी। कम दूरी चलने का मतलब क्या है, कम दूरी चलने का मतलब क्या है, चलो इसको हटा देते हैं, दोबारा बना देंगे। आपने बच्चों 8th क्लास में पढ़ा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो रेड लाइट की वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है। कहीं आपने ऐसी बात पढ़ी है 8th क्लास में? जो ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज इट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना, इट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। जैसे व्हाइट लाइट होती है जो सूरज से पृथ्वी पर पहुंचती है, वो कौन सी लाइट होती है? व्हाइट लाइट होती है। इस लाइट में 7 कलर होते हैं, कौन कौन से? विबगयोर। ये 7 रंग मिलके व्हाइट लाइट बनाते हैं। अगर इन 7 रंगों को मिला दो तो व्हाइट लाइट बन जाते हैं। वी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, बी का मतलब होता है ब्लू, जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई का मतलब होता है येलो, ओ का मतलब होता है ऑरेंज, आर का मतलब होता है रेड। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है तो इसी वजह से ट्रैफिक सिग्नल में लाल लाइट का उपयोग किया जाता है। अब वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या होता है थोड़ा देखना। ये ट्रैफिक सिग्नल है, मान लो ट्रैफिक सिग्नल है, ऊपर वाली लाइट है रेड, नीचे वाली है ग्रीन, ये वाली है येलो, है ना। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? एक वेव की लंबाई। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ, वेवलेंथ एक वेव की लंबाई, है ना। अगर रेड की वेवलेंथ ज्यादा है यानी रेड की एक वेव की लंबाई ज्यादा है। वेव की लंबाई मतलब जैसे लाइट को भी हम ना कभी कभी वेव मान लेते हैं, वेव। जैसे रेड लाइट है, ये रेड लाइट हो गई, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है यानी जो इसकी एक वेव है इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। ये एक वेव है, जो इसकी लंबाई है एक वेव की लंबाई, वो क्या बच्चों? सबसे ज्यादा है। जबकि येलो की इतनी ज्यादा नहीं है, येलो की थोड़ी सी कम होती है। येलो की एक वेव की लंबाई थोड़ी सी कम होती है। आप देख रहे हो ना, एक वेव की लंबाई येलो की कम है रेड के मुकाबले, हाँ कि ना। जबकि ग्रीन की एक वेव की लंबाई सबसे कम होती है, या और भी इससे येलो के मुकाबले कम होती है, येलो के मुकाबले कम होती है। ग्रीन सिर्फ इतना सा चलेगी। तो आप देख रहे हो रेड की जो एक वेव की लंबाई है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि रेड की एक वेव की लंबाई सबसे ज्यादा है, इसी वजह से रेड ज्यादा दूर तक जाती है। क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है इसी वजह से रेड सबसे ज्यादा दूर तक जाती है। तो आप देख रहे हो बच्चों, जिस वेव की वेवलेंथ ज्यादा, जिस वेव की वेवलेंथ ज्यादा यानी एक वेव की लंबाई ज्यादा, वो उतनी ज्यादा दूरी तक जाएगी। जैसे रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी तो ये सबसे ज्यादा दूरी तक जाती है,
येलो की वेवलेंथ रेड के मुकाबले कम थी तो कम दूरी तक जा रही है, ग्रीन की वेवलेंथ येलो के मुकाबले और भी कम थी तो और भी कम दूरी तक जा रही है। यानी अगर कोई लाइट ज्यादा दूरी तक जा रही है तो समझ जाना उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, अगर कोई लाइट कम दूरी तक जा रही है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो अब वापस आते हैं उस वाले एग्जांपल पर। ये ग्लास स्लैब थी, रेक्टेंगुलर होती है। अगर स्कूल जा रहे होते तो एक एक्सपेरिमेंट भी करते आप। क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे तो फिर एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे। तो यहां पर क्या हुआ था बच्चों, लाइट हवा से गई थी ग्लास में, ग्लास ने क्या करा, लाइट को थोड़ा सा मोड़ दिया, है ना। ग्लास ने क्या करा, लाइट को थोड़ा सा मोड़ दिया। तो ग्लास के अंदर लाइट सिर्फ इतनी दूरी चल रही है, इस दूरी को मान लेते हैं L2। अगर बच्चों यहां पर ग्लास ना होता, ये नीचे भी क्या है, हवा है। अगर बच्चों यहां पर ग्लास ना होता, पूरे में हवा ही हवा होती, हवा ही हवा होती, तो लाइट जैसे चल रही थी वैसे चलती रहती कुछ इस तरह से, है ना। क्योंकि यहां पर ग्लास है तो ग्लास ने क्या करा, लाइट को थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मोड़ दिया। ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल, ये क्या है, ये लाइन है नॉर्मल। तो ग्लास ने क्या करा, लाइट को थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मोड़ दिया। तो मोड़ने से क्या हुआ, अगर यहां पर हवा होती तो लाइट कुछ ये वाली दूरी चलती, है ना, लाइट कुछ ये वाली दूरी चलती, हाँ है ना, लाइट कुछ L1 दूरी चलती। लेकिन ग्लास ने क्योंकि लाइट को मोड़ दिया तो ग्लास के अंदर लाइट इतनी दूरी चल रही है L2। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं ग्लास के अंदर लाइट हवा के मुकाबले कम दूरी चल रही है। अगर लाइट कम दूरी चल रही है यानी ऐसा मैं कह सकता हूं ग्लास के अंदर लाइट की वेवलेंथ कम हो गई। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, ग्लास के अंदर लाइट की वेवलेंथ कम हो गई। अभी आपको बताया था कोई लाइट जब ज्यादा दूर तक जाती है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, कोई लाइट जब कम दूर तक जाती है तो उसकी वेवलेंथ कम होती है। तो ग्लास के अंदर लाइट कम चल रही है, कम दूरी तय कर रही है, तो ग्लास के अंदर लाइट की वेवलेंथ कम हो गई, हाँ या ना। तो मैंने आपको लिखवाया जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, इट्स वेवलेंथ चेंजेस। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट मैंने आपको लिखवाया कि इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, इसका मतलब क्या होता है, देखो बच्चों फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन में वेवलेंथ, लाइट की स्पीड अपॉन में वेवलेंथ। आपने देखा जब भी लाइट हवा से ग्लास में आ रही थी तो उसकी स्पीड बदल रही थी, कम हो रही थी। पहले हवा में लाइट की स्पीड इतनी होती है, जब वो ग्लास के अंदर घुसी लाइट तो ग्लास में लाइट की स्पीड इतनी हो गई, यानी जो ये होती है स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, ग्लास के अंदर स्पीड हो गई, कम हो गई। अब आप देख रहे हो कि ग्लास के अंदर लाइट कम दूरी चल रही है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं वेवलेंथ भी कम हो गई। बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन दोनों का रेशो होता है। ये दोनों के दोनों कुछ इस तरह से कम होते हैं, स्पीड और वेवलेंथ कुछ इस तरह से कम होते हैं कि दो लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या रहे, सेम रहे। इस वजह से आपको मैंने लिखवाया जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी स्पीड बदल जाती है, उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट, है ना। स्पीड और वेवलेंथ कुछ इस तरह से कम होते हैं, जो दोनों का रेशो आता है वो सेम रहता है। एग्जांपल के तौर पर जैसे बच्चों मान लो
अगर कोई रेशो है, मान लो ये है 16, ये है 2, है ना, ये मान लो लाइट की स्पीड है c और लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा। अब मुझे इन दोनों को कुछ इस तरह से लिखना है, इस तरह से कम करके लिखना है कि जो दोनों का रेशियो वो सेम रहे। तो मैं अगर लाइट की स्पीड 8 हो जाए तो लाइट की स्पीड कम हो रही है। अगर लाइट की स्पीड 2, लाइट की वेवलेंथ है 2 से वो 1 हो जाए तो भी वेवलेंथ कम हो रही है। तो ये दोनों के दोनों कुछ इस तरह से कम रहे हुए कि दोनों का रेशियो 8 ही आया। अगर इसको काटोगे 8 आएगा ना। तो ऐसे स्पीड और वेवलेंथ कुछ इस तरह से कम हुए कि जो दोनों का रेशियो है वो क्या रहे, सेम रहता है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अभी तक हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या जाना, हमने जाना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है लाइट को मोड़ने की क्षमता, है ना। जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो लाइट को उतना ही ज्यादा मोड़ेगा, जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो लाइट को उतना ज्यादा नहीं मोड़ पाएगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या जाना, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अभी हमने पढ़ा कि ना जब भी लाइट हवा से ग्लास में जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। अभी आपने देखा था स्पीड लाइट की कम हो रही थी, वेवलेंथ भी कम हो रही थी और फ्रीक्वेंसी लेकिन सेम थी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं जब लाइट ग्लास से हवा में जा रही होगी तो क्या फ़र्क पड़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर लाइट ग्लास से हवा में जाने की कोशिश कर रही है। अगर बच्चों यहाँ पर हवा नहीं होती, पूरा का पूरा ग्लास ही ग्लास होता तो लाइट जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी। कुछ लाइट ऐसे चल रही थी तो ऐसे ही लाइट चलती रहेगी, है ना। अगर ये पूरा का पूरा ग्लास ही ग्लास होता तो लाइट जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी। क्योंकि यहाँ पर माध्यम चेंज हो रहा है, लाइट ग्लास से हवा में जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर माध्यम चेंज हो रहा है तो लाइट मुड़ेगी जरूर। लाइट के पास मुड़ने के दो तरीके हैं, या तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए या फिर लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाए। ऊपर वाला मीडियम है डेंसर, नीचे वाला मीडियम है रेयरर। लाइट के पास मुड़ने के दो तरीके हैं, या तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए या फिर लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाए। स्नेल ने क्या कहा था, जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगी तो लाइट नॉर्मल से, ये नॉर्मल था ना, ये नॉर्मल था, ये लाइट थी, लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ठीक है ना, तो लाइट नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों जो ग्लास से जो लाइन निकल रही है, जो ग्लास से जो लाइट निकल रही है, निकलने वाली लाइट को बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे क्या बोलते हैं इसको, इमर्जेंट रे। अगर यहां पर बच्चों पूरे में हवाई हवा होती तो कैसे चलती रहती लाइट, जैसे चलती थी वैसे चलती रहती, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ लाइट इस तरह चलती रहती। तो बच्चों ध्यान रखना, जो इमर्जेंट रे होती है और ये वाली रे होती है, दोनों क्या होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं। दोनों क्या होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं। दोनों क्या होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं। दोनों रे क्या होंगी आपस में पैरेलल होंगी। तो बच्चों आप बताना, ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी थी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। तो यहां पर क्या लाइट की स्पीड बदल रही है, लाइट ग्लास से हवा में जा रही है। पहले ग्लास में लाइट की स्पीड थी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अब हवा में लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट की स्पीड बदल रही है। बात सच है ना। पहले वाले केस में जब लाइट हवा से ग्लास में जा रही थी तो लाइट की स्पीड घट रही थी, इस केस में बढ़ रही है, यानी लाइट की स्पीड तो बदल रही है। तो बच्चों ऐसे ही हवा में लाइट क्या करेगी, ज्यादा दूर तक जाएगी। अगर लाइट ज्यादा दूर तक जाएगी तो हवा में उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी ग्लास के मुकाबले, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने यही बात पढ़ी, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, वो लाइट को उतना ही ज्यादा मोड़ता है नॉर्मल की तरफ, है ना, नॉर्मल की तरफ मोड़ता है उतने ज्यादा। तो अब दूसरी बात क्या बताई वैज्ञानिकों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, क्या बताई वैज्ञानिकों ने दूसरी बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में।
वैज्ञानिकों ने कहा जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा बोलो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइट, मीडियम में लाइट की स्पीड के। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस मीडियम में लाइट की स्पीड के। क्या मतलब हुआ इसका? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है ना, अगर एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। मैंने बताया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस माध्यम में लाइट की स्पीड के। जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, है ना। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम होगी। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो बच्चों एक क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? मैं आपको चार माध्यम दे रहा हूं, कौन कौन से? एयर, वाटर, गिलास और डायमंड। इन चारों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का 1 है, पानी का 1.33 है, ग्लास का 1.5 है, डायमंड का है 2.42। डायमंड का क्या है? 2.42। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बताइए इन चारों माध्यम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होगी? लॉजिक से बताना, रट के मत बताना। लाइट की स्पीड सबसे कम किसमें होगी और सबसे ज्यादा कौन से माध्यम में होगी? आपको मैंने बताया जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे कम होगी। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। अगर मैंने आपसे पूछा लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगी, तो आप देखोगे किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। इन चारों में से किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है? तो आप कहोगे कि सर हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इसी वजह से हवा में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो आंसर होगा एयर। अगर मैं पूछूं आपसे, आपके पास चार ऑप्शन है, इन चारों में से बताइए लाइट की स्पीड सबसे कम किसमें होगी? लाइट की स्पीड सबसे कम किसमें होगी? तो अभी आपको बताया गया जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है इन चारों माध्यम में से? सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों डायमंड का। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चारों में सबसे ज्यादा है, कितना है? 2.42। यानी लाइट की स्पीड सबसे कम किस में होगी? डायमंड में होगी। तो आंसर होगा डायमंड, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, इतनी बात आप नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं लिखता हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं लिखता हूं। आपको क्वेश्चन में 3 मीडियम दे रखे हैं, कौन कौन से? कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.44। एक दे रखा टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.47। एक और मीडियम दे रखा है ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। और आपसे पूछा हुआ है बताइए लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किस मीडियम में होगी? स्पीड मैक्सिमम किस में होगी? आंसर बताइए। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगी? आप जानते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइट की स्पीड के। तो यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। इन तीनों में से
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है? कैरोसिन का सबसे कम है, यानी कैरोसिन में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, तो आंसर होगा कैरोसिन। अच्छा, इन तीनों में से बताना, इन तीनों में से सबसे कम किसमें होगी? सबसे कम स्पीड लाइट की किसमें होगी? किस माध्यम में लाइट की स्पीड सबसे कम होगी? तीन ऑप्शन है आपके पास, कैरोसिन, टर्पेंटाइन और ग्लास। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे कम होगी। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है इन तीनों में, तो ग्लास में स्पीड सबसे कम होगी। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया आपको? तो हमने यहां पर देखा कि भाई साहब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम होगी। तो बच्चों मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे भी तो बोल सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है लाइट की स्पीड कम करने की क्षमता। आपको मैंने दूसरी डेफिनेशन यही तो लिखवाई थी, लाइट की स्पीड कम करने की क्षमता ही तो कहलाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ या ना? लाइट की स्पीड कम करने की क्षमता, जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उस माध्यम में लाइट की स्पीड उतनी कम होती है, यानी लाइट की स्पीड वो माध्यम सबसे ज्यादा कम करता है। जैसे चार एग्जांपल में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका था? डायमंड का, तो डायमंड ने लाइट की स्पीड सबसे कम करी थी, इसी वजह से मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लाइट की स्पीड कम करने की क्षमता। अब बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं हम? फॉर्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बच्चों जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा। कांस्टेंट होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना, और ये एस मीडियम यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बच्चों हमारे पास किसी भी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक फॉर्मूला आ गया। जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको, तो लाइट की स्पीड हवा में डिवाइड कर दो उस माध्यम में लाइट की स्पीड, तो उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। तो बच्चों इतना बड़ा फॉर्मूला हम बार बार तो नहीं लिखेंगे, तो इसको थोड़ा सा सिंबल से डिनोट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को मान लेते हैं सी, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को मान लेते हैं वी, है ना, वी मान लेते हैं। मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे मीडियम हुआ ग्लास, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? हवा में लाइट की स्पीड अपॉन में ग्लास में लाइट की स्पीड, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वी मीडियम लिख लो। अगर मान लो हमें हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होगा सी अपॉन में वी डायमंड, हवा में लाइट की स्पीड अपॉन में डायमंड में लाइट की स्पीड। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन आपको देता हूं। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। हम जानते हैं किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला होता क्या, C अपॉन में उस माध्यम में लाइट की स्पीड। अगर हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो C अपॉन में ग्लास में लाइट की स्पीड। C क्या होता है, हवा में लाइट की स्पीड होता है ना। हवा में लाइट की स्पीड कितनी दे रखी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखी है। गिलास में लाइट की स्पीड कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखी है। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3 अपॉन में 2 यानी 1.5। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5 होता है, यानी ग्लास की लाइट की स्पीड कम करने की क्षमता कितनी है, 1.5 है। क्या मतलब है इसका कि जैसे मान लो ये हवा थी, लाइट हवा से ग्लास में गई, लाइट हवा से ग्लास में गई, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है, यानी ये ग्लास लाइट की स्पीड को 1.5 गुना कम कर देता है। हवा में लाइट की स्पीड कितनी होती है बच्चों, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, इतनी होती है ना। ग्लास क्या करेगा, जो हवा में लाइट की स्पीड होती है उसको 1.5 गुना कम कर देता है। 1.5 गुना कम करने का मतलब इस स्पीड को मैं 1.5 से डिवाइड कर दूंगा, आंसर कितना आएगा, इसको काटूंगा मैं 2, यानी ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी हो जाती है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मुझे उम्मीद है आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मोटा मोटी मतलब समझ गए होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है स्पीड कम करने की क्षमता। किसकी स्पीड, मेरी स्पीड की लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड कम करने की क्षमता कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं। If the refractive index of the medium is to find the speed of light in that medium, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो आपको बताना है उस माध्यम में लाइट की स्पीड कितनी होगी। और आपको ये दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी दे रखी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लाइट की स्पीड बता सकते हो उस माध्यम में कितनी होगी। आपको कह रहा है कि कोई माध्यम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है लाइट की स्पीड कम करने की क्षमता 2 है, यानी अगर हवा में लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी तो लाइट की स्पीड कितने गुना कम कर देगा, वो माध्यम 2 गुना कम कर देगा, यानी उस माध्यम में लाइट की स्पीड कितनी होगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में 2, आंसर कितना आ जाएगा 1.5। उस माध्यम में लाइट की स्पीड कितनी होगी, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो था आपने कंसेप्ट से करना, क्वेश्चन क्या था ये तो कंसेप्ट से कर लिया। अगर आप फॉर्मूले से करते हैं तो क्वेश्चन को कैसे करते, फॉर्मूले से करते तो कैसे करते, आप जानते हो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये फॉर्मूला होता है। आपको क्या निकालना है, आपको ये दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखा है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है उस माध्यम का, आपको बताना है उस माध्यम में
लाइट की स्पीड कितनी होगी, यानी ये वैल्यू निकालनी है। ये दो दे रखे हैं, ये निकालनी है। क्या निकाल नहीं सकते फॉर्मूले का अप्लाई करके? तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आपको ये बताना है उस माध्यम में लाइट की स्पीड कितनी होगी, वो बराबर हो जाएगा C/n। लाइट C की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीडियम में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 2। ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो फटाफट करो आप क्वेश्चंस। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन, पहला पार्ट है गिलास, दूसरा पार्ट है वाटर, तीसरा पार्ट है डायमंड। इन तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा हूं मैं। गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 4/3, 3/2 होता है गिलास का, 3/2। पानी का कितना होता है, 4/3। डायमंड का कितना होता है, 2.42। तो आपको बताना है गिलास में लाइट की स्पीड कितनी होगी, पानी में लाइट की स्पीड कितनी होगी, डायमंड में लाइट की स्पीड कितनी होगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो हवा में लाइट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना, इसको बोलते हैं C। इसकी वैल्यू कितनी होती है, C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है गिलास में लाइट की स्पीड कितनी होगी, पानी में कितनी होगी और डायमंड में कितनी होगी। कैसे करेंगे, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है लाइट की स्पीड कम करने की क्षमता, है ना, हवा के मुकाबले। अगर हवा में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी, तो गिलास कितनी कम कर देगा, 3/2 गुना कम कर देगा लाइट की स्पीड। यानी गिलास में कितनी हो जाएगी लाइट की स्पीड, 3 × 10⁸ अपॉन में 3/2, इतने गुना कम हो जाएगी ना। इसको अगर सोल्व करोगे 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में कितनी हो जाएगी लाइट की स्पीड, पानी कितने गुना कम करेगा लाइट की स्पीड, 4/3 गुना कम करेगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में लाइट की स्पीड होती है, 4/3 गुना कम करेगा, यानी 3 ऊपर जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आ जाएगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डायमंड में लाइट की स्पीड कितनी होगी, सीधी सी बात है, डायमंड कितने गुना कम करेगा, 2.42 गुना कम करेगा लाइट की स्पीड। तो अगर हवा में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 2.42 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा, करना 1.23। तो डायमंड में लाइट की स्पीड कितनी आएगी, 1.23 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको फॉर्मूले से भी आप कर सकते थे, फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते थे। फॉर्मूले से कैसे करते, अगर कंसेप्ट से नहीं कर पा रहे तो सीधा सीधा फॉर्मूला ठोको, आंसर निकालो। फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते थे, मैं फॉर्मूले से करके दिखा देता हूं, नहीं तो कई लोग बुरा मान जाते हैं। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 3/2। हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिलास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, C/में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है गिलास का, ये वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू आपको पता है, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो इसकी, यानी गिलास की जगह रखोगे 3/2, C की जगह रखोगे यहां पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। V गिलास आपको निकालना है, ये निकालना है ना, 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, तो V गिलास कितना आ गया, गिलास में लाइट की स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो, यही तो आ रहा है आंसर। ऐसे ही पानी का निकालना है, पानी की मैं बताओ लाइट की स्पीड निकालनी, तो कैसे निकालेंगे,
पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वी वाटर लिख देता हूं। आपको ये दे रखा है पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना 4/3, हवा में लाइट की स्पीड दे रखी है, आपको ये बताना है पानी में लाइट की स्पीड कितनी होगी, ये दोनों वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू निकाल ले तो मैथमेटिक्स है। एन वाटर की कितना दे रखा है 4/3, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वी वाटर आपको निकालना है, वी वाटर आपको निकालना है। तो ये 3 इधर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, तो वी वाटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी वाटर क्या निकल जाएगा 3 × 3 9 अपॉन में 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इसको काटो कितना आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही बच्चों डायमंड के निकाल लेना, डायमंड का भी आंसर कितना आएगा 1.23 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों अगर क्लास पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह करना मत भूलना, आपकी शेयरिंग की पावर ही हमारी मोटिवेशन होता है, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोस अपलोड करने के लिए। चलिए फिर, जय हिंद जय भारत।